साथियों नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे महापुरुषों का साहित्य पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। इस साहित्य हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य यदि पढ़ते हैं तो जिससे समाज में जागरूकता आती है। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाकर देश के अंदर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला और पहली महिला टीचर बनी, उन्हीं की किताब से हम शुरुआत करेंगे। उनकी पहली किताब है, इसका नाम है किसान का कोड़ा। इस किताब के अंदर दिया गया है कि चालाकी से किस प्रकार से किसान को गुमराह कर उसकी संपत्ति और उसको मानसिक गुलाम बनाकर रखा, उससे कैसे बचा जा सकता है। इस किताब के अंदर पूरा ज्ञान दिया गया है। तो इसकी आज हम शुरुआत करते हैं। इस क्या हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर संजय गजबैया जी ने और सामूहिक प्रकाशन के द्वारा छापी गई है। तो इसकी प्रस्तावना से हम शुरुआत करेंगे। इसकी प्रस्तावना में देखेंगे, सबसे पहली लाइन उन्होंने लिखी है कि विद्या बिन मति गई, मति बिना गई नीति, नीति बिना गति गई, गति बिना संपत्ति गई और संपत्ति के बिना शूद्र निर्बल हो गए। अर्थात सारे अनर्थों का मूल अविद्या ही है। जितने भी इस देश का नुकसान हुआ है या देश का नुकसान हुआ, समाज का नुकसान हुआ, उसका मेन कारण विद्या ही है। और आज देखेंगे कि संसार में जितना भी विकास हो रहा है वो पूरा विद्या के कारण ही हो रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा विद्या की ही ज़रूरत है। तो हमें सारे काम छोड़कर विद्या के ऊपर काम करना चाहिए। उसी की आज ये शुरुआत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं फौजी सुरेश दोहरे। तो आइए चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं किसान के कोड़ा की। तो इसकी प्रस्तावना, शूद्र किसानों की दुर्दशा के अनेक धार्मिक व राजनीतिक कारणों से चंद कारणों की विवेचना करने के उद्देश्य से यह रचना लिखी गई है। मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें चंद कारण इस किताब के अंदर दिए गए हैं। कुछ किसान बनावटी व अत्याचारी हिंदू धर्म संस्कारी विभागों में ब्राह्मणों की भरमार एवं भोगी विलासी यूरोपियन सरकारी कर्मचारियों के कारण ब्राह्मण कर्मचारियों द्वारा सताए जाते थे। मतलब जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें ब्राह्मणों की भरमार थी। और यूरोपीय जो अंग्रेज जो आए थे वो पूरे क्या थे, बिलास भोगी थे, ऐशो आराम करते थे। तो उनके कारण क्या करते थे, ब्राह्मण कर्मचारी जो थे किसानों को सताया करते थे। उनकी हालत आज भी कामोवेश यही है कि इस पुस्तक को पढ़कर वे अपना बचाव कर सकें। इसी उद्देश्य से इस पुस्तक का नाम किसान का कोड़ा रखा गया है। मतलब किसान के हाथ में एक कोड़ा है और इसका नाम रखा गया है कि किसान इस पुस्तक को पढ़कर अपना बचाव कैसे कर पाएँ, मतलब ब्राह्मणों के ऊपर इसके कोड़े को कैसे बरसा सकें। पाठक, आज किसान के 3 प्रकार हैं। शुद्ध किसान अर्थात कुर्मी, कुनबी, माली, गड़ेरिया। 3 भेद होने के कारण यहाँ है कि प्रारंभ में किसानों की मूलतः से खेती पर निर्भर करते थे। बाद में कुर्मी जो पूरी तरीके से खेती पर निर्भर रहे। धीरे धीरे किसान अपनी खेती संभालते संभालते उसके साथ बागवानी करने लगे तो वो माली हो गए। और खेती के साथ साथ में जो भेड़ बकरी पालने लगे वो गडरी हो गए। इन तीनों किसान, शादी और विवाह, इनका खान पान, इनमें शादी और विवाह नहीं होता लेकिन इनका खान पान इनके साथ में हो जाता है। वंश से निकले थे। बाद में इन 3 ही जातियों के लोग अपना मूल धंधा खेती को छोड़कर जीवन निर्वाह के लिए अन्य धंधे करने लगे। इनमें से प्राय अनपढ़, आस्तिक और थोड़े साहसी लोगों ने नंगे भूखे रहने पर भी अपनी खेती को ही संभाले रखा। मतलब कुछ ने खेती संभाले रखी और कुछ ने अपना व्यवसाय बदल लिया। पूर्णतः बेसहारा लोग गांव छोड़कर जिधर ठीक लगा उधर धंधा करने के लिए चले गए। कुछ चारे का और कुछ लकड़ी का, कपड़े का या कुछ ठेके कारोबार करने लगे। कुछ निकले लिखने का काम पढ़कर अंत में पेंशन लेकर निठल्ले इठलाने लगे। इन लोगों ने इस तरह पैसे कमाए और जायदाद खरीदी। मतलब कुछ लोग जो पढ़ने लिखने का काम करने लगे तो उन्होंने क्या करा, जायदाद खरीद ली, पेंशन मिली तो और पैसे भी कमाए। पर इनके बाद शिक्षा विमुख इनके लापरवाह बच्चे जल्द ही कंगाल होकर अपने पिता को कोसने लगे। किसानों के पूर्वज ने सिपाहीगिरी और समझदारी के बल पर जागीरें बनाई। मतलब इनकी पहले जागीरें हुआ करती थी किसानों की। इनाम आदि पाए थे, अंग्रेजों से इनको इनाम मिल जाते थे। तो इसमें कुछ जो सिंधे होलकर जैसे राजा भी बन गए थे। पर आज अज्ञानी निरक्षर होने से इनके वंशज अपनी अपनी जागीरों और इनामों की अपनी ज़मीनें गिरवी रखकर या बेचकर कर्जदार बन गए हैं। मतलब इनके बच्चों ने जो मेहनत करी इसकी वजह से वो क्या हुआ है, वापस कर्जदार, किसी ने गिरवी रख दिए। कितने तो अन्न के भी मोहताज हो गए हैं। बहुत से ईमानदारों जागीरों ने, अपने पूर्वजों ने कैसे कैसे पराक्रम किए थे, कैसे कैसे दुख झेले थे, आदि की कल्पना भी नहीं हो सकती। वे बिना मेहनत के मिली जागीर पर अज्ञानवश कुसंगति में पड़कर मौज मस्ती और दुर्व्यसन में डूबे रहे। इस पर विरले ही
जागीरदार, ईमानदार, बेकर्जदार मिलेंगे। आज जो इनके छोटे मोटे राजघराने हैं, उन पर भले ही कर्जा ना हो, किंतु उनके आसपास के लोग और ब्राह्मण कर्मचारी स्वार्थी, धूर्त, चालाक हैं कि वे इन राजघरानों की विद्या प्राप्ति का चस्का ही इन राजघराने के लोगों को विद्या प्राप्ति का चस्का ही नहीं लगने देते, मतलब उनको पढ़ने की आदत ही नहीं डालने देते। कारण इन राजघरानों के लोग वैभव को खोकर ऐसा समझते हैं कि उनके पुरखों ने केवल उनके मौज मस्ती के लिए ही राज्य बनाया था। मतलब उनके जो बच्चे हैं वो यही समझते हैं कि हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने सिर्फ हमारे भोग विलास के लिए ही राज्य बनाया था। ऐसा समझ खुद राज्यभर संभालने में असमर्थ हो ये धर्म के अंधे हैं। लोग भाग्य भरोसे रहकर आज ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं। मतलब ये जितने भी जो राज थे, इन्होंने ब्राह्मणों के कर में आकर धर्म में अंधे होकर ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं। अब इनको उत्थान कैसे हो, इस तरह के कल्याणकारी कार्य का विचार भी उनके मस्तिष्क में तब तक कैसे आएगा जब तक ब्राह्मण मम देवता, मतलब इनके दिमाग में अपने आप का कल्याण करने का विचार भी कैसे आएगा जब तक ये ब्राह्मणों को सर्वदेवता मम देवता मानते रहेंगे। का पागलपन इनके सिर पर से सवार रहेगा। ऐसे सुविचारों के लिए सर फोड़ना बेकार है। बावजूद इसके कोई इनके उत्थान के लिए आगे आए भी तो बचपन में पड़े हुए ठोस संस्कारों के कारण इन्हें स्वार्थी धर्म विरुद्ध कुछ सुनना भी कैसे भाए। नेतृत्व की बागडोर संभालने वाले लोग इनके कल्याण के लिए उठे हाथों को कुचल देंगे। फिर भी कोई हिम्मती मुझे अवसर दे तो मैं सनंद अपने विचार उन तक कैसे ले जाऊंगा।